हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। मॉक टेस्ट फर्स्ट हो चुका है और आपका स्कोर संतोषजनक रहा। आगे भी आप इसी तरह से साथ लगे रहिए क्योंकि सफलता इस बार निश्चित है। अगर आप मेरे बताए रास्ते पर चल रहे हैं, मैंने कहा था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है मैं बीच में कोई बात नहीं करूंगा। जो भी बात करूंगा बस अभी कर रहा हूँ, वो भी 1 मिनट की। मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर करने हैं। उसके बाद आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरा मैंने आपसे कहा था कि एक चैनल आपको बनाना है। मैं नहीं कह रहा, मेरा ही चैनल, कोई भी चैनल जो आपको अच्छा लगता हो उस चैनल पर अपडेट देखें। क्योंकि देखिए, इतनी ज्यादा मिसगाइड करते हैं चैनल पर भी, काफी चैनल ऐसे हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं। तो वो आपको मिसगाइड नहीं होना, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना। या परेशान भी करते हैं कि एडमिट कार्ड आ गए, ये हो गया, वो हो गया। मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज देता हूँ। आज भी मैंने आपको आपकी शॉर्ट वीडियो में बताया था कि आपको फिक्र नहीं करना है, एग्जाम सही समय पर हो रहा है। दूसरा, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये आपकी कॉमर्स कम्युनिटी कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है कि ये चैनल ग्रो ग्रो करना चाहिए। अब इस चैनल को कहाँ आपको पहुंचाना है ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड करा रहा है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। एक्स लिमिटेड एक्स लिमिटेड कोई कंपनी एक्स लिमिटेड 10 रुपए प्रति शेयर 20 शेयर जब्त किए। उसने कोई कंपनी है, उसने क्या किया है, 20 शेयर उसने फॉरफिटेड कर लिए हैं। और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का एक शेयर है। कह रहे हैं जिन पर 6 रुपए प्रति शेयर भुगतान किए जा चुके हैं, तो 6 रुपए तो आ चुके हैं। ठीक है, 6 रुपए तो आ चुके हैं, शेयर का भुगतान किया जा चुका है। अब वे जो शेयर छीने हैं कंपनी ने, इन शेयर को दोबारा से, इनमें से केवल 8 शेयर छीने, कितने थे? 20। और 20 में से केवल 8 शेयर 5.5 रुपए 5.5 रुपये प्रति शेयर के भुगतान, पूरी तरह से भुगतान पर फिर से जारी कर दिए। तो बताइए, जो पूंजी आरक्षित है, मतलब कैपिटल रिजर्व है, उसमें कितना पैसा ट्रांसफर करोगे? क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए। देखिए, कितने कितने कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने 20 शेयर को छीन लिया। 20 शेयर को छीन लिया। और उस पर कितने रुपए आ चुके थे? इस पर आ चुके थे, एक शेयर पर 6 रुपए आ चुके थे। ये शेयर क्या कर लिए? छीन लिए कंपनी ने, फॉरफिटेड कर लिए। इसमें से फिर कंपनी ने क्या किया, इनको दो जगह रखा। यहां पर जो कंपनी के पास शेयर कितने थे, इनमें से 8 शेयर तो रीइश्यू कर दिए। 8 शेयर तो रीइश्यू कर दिए और बचे कितने? 12 शेयर। इनको कुछ नहीं किया, ये कंपनी के पास ही रखे रह गए। तो बताइए, शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना अमाउंट फॉर ट्रांसफर करोगे? तो पहले तो जब इन्होंने शेयर फॉरफिट किए होंगे तो एंट्री क्या बनाई होगी? इन्होंने जो एंट्री बनाई होगी वो बनाई होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, सॉरी, क्या लिखते हैं, सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और टू, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट्स। यहां पर कितने, जितने पैसे मांगे इन्होंने, कितने कितने शेयर थे? 20 शेयर इन्होंने छीने हैं। एक शेयर पर कितने मांग चुके? पूरे 10 रुपए मांग चुके हैं। तो कितने? 200 रुपए इन्होंने मांग लिए। फॉरफिटेड कितने दे चुके पैसा? देखिए, दो 20 शेयर पर जो पैसा आ चुका है वो है 6 रुपए। तो इसका मतलब 120 रुपए आ गए। ठीक है। अब कितने नहीं आए? भाई 80 रुपए नहीं आए, तो इन्होंने शेयर फॉरफिटेड कर लिए। अब शेयर फॉरफिटेड में कितना पैसा है ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये बड़े काम की बात है। 120 रुपए। अब आपने ये जो छीना है, कितना पैसा छीना है कंपनी ने? 120 रुपए। दोनों को अलग अलग दे दो। 8 शेयर पर कितने आए? 6 रुपए के हिसाब से इसके पास आ गए कितने रुपए? 48 रुपीज, 48 रुपए आ गए। ठीक है, 48 रुपए आ गए। और यहां 12 की बात करें तो 12 पर कितने आ गए? ये आ गए 6 रुपए एक शेयर पर छिनका है, तो ये आ गए 72। इतने रुपए इन पर आ गए। ठीक है। अब टोटल देख लीजिए, पूरा 120 ही आ रहा है। ठीक है। अब क्या करा कंपनी ने? इन शेयर को रीइश्यू किया। तो कंपनी एंट्री क्या बनाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। जब रीइश्यू करते हैं तो क्या एंट्री बनाती है कंपनी? ये भी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने का शेयर है?
शेयर है केवल आपके 8। एक शेयर कितने में जा रहा है? ₹5.5 में जा रहा है। 8 कितने में जाएंगे? 40 और 4 ₹44 में आपके शेयर जा रहे हैं। ₹44 में आपके शेयर जा रहे हैं। कितने में? ₹44 में जा रहे हैं। वैसे है कितने का शेयर? शेयर पूरा ₹10 का है, यानी कि ₹80 के शेयर जा रहे हैं। तो शेयर कैपिटल कितनी जा रही है? ₹80 की। ₹80 की शेयर कैपिटल जा रही है। कितने में जा रही है? 8 शेयर जा रहे हैं आपके ₹5.5 का एक। तो ये आपके आगे ₹44, तो ₹44 में जा रहे हैं। लेकिन ये तो डेबिट क्रेडिट में कम आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, यहाँ जो पैसा रखा हुआ है ₹48, इनको टच नहीं करना, क्योंकि इन्हें हम रीइश्यू नहीं कर रहे, केवल हम इन 8 शेयर को रीइश्यू कर रहे हैं। तो यहाँ जो पैसा रखा हुआ है ₹48, जो भी कम पड़ रहा है यहाँ से निकाल लो। अब आप देखिए कितना कम पड़ रहा है। एक शेयर पर ₹10 का है, ₹4.5 एक शेयर पर कम पड़ रहे हैं। ₹4.5, तो 8 शेयर पर कितने कम पड़ेंगे? तो ये पड़ जाएंगे 8 शेयर पर 32 और 36। ₹36 कम पड़ गए। कहां से लाओगे? ये लाओगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से पैसा ले आओगे, इसको भी डेबिट कर दोगे ₹36 से। अब 48 में से ₹36 तो आप ले गए, रीइश्यू करने में आपको जरूरत पड़ेगी, बचे कितने? ₹12 बचे। कितने बचे? ₹12 बचे। तो ₹12 जब बच रहे हैं तो इनको क्या करोगे? ₹12 को इनको कर दोगे आप शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से, तो निकाल कर लाओगे ₹12 और कहां पहुंचा दोगे उन्हें? टू कैपिटल रिजर्व में इस अमाउंट को पहुंचा दोगे। तो यही आपसे पूछा था, कैपिटल रिजर्व में आप कितना अमाउंट पहुंचाएंगे? तो कितना पहुंचाएंगे आप? ₹12 पहुंचाएंगे। ऑप्शन यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में जो शेयर है, मतलब अंडर राइटिंग कमीशन एंड ब्रोकेज ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी एक्सीड द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ इशू ऑफ प्राइस। कह रहे हैं कि ये जो आप शेयर इशू कर रहे हैं और अगर आप अंडर राइटर को कमीशन दे रहे हैं, तो ये कमीशन आप शेयर प्राइस का जो आप इशू कर रहे हो उसका कितना प्रतिशत दे सकते हो? उससे अधिक नहीं दे सकते। 2.5%, 1%, 5% या 6%। तो देखिए सही आंसर होगा आपका 5%। सही क्या होगा? सही आंसर होगा आपका 5%। अब 5% इसके बारे में डिवेंचर का भी देख लो। देखो 5% तो देते हैं कहां पर? निर्गमन के अंशों के निर्गमन पर। कौन कहता है? कंपनी अधिनियम 13 में अंशों के निर्गमन पर जो अगर आप अधिगोपन कमीशन या अंडर राइटिंग कमीशन देते हो वो 5% से ज्यादा नहीं होगा। और अगर बात करें यहां पर किसकी? डिबेंचर्स की करें, तो डिबेंचर्स पे क्या है? ये 2.5% से ज्यादा नहीं होगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? करेक्ट। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं? सी कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूम्स और बिटनर द्वारा दिए गए मार्केटिंग मिक्स के 7 पी, जो 7 पीज हैं, उनमें कौन शामिल नहीं है? प्रोसेस, पीपल, फिजिकल एविडेंस या पॉलिटिक्स। तो देखिए इसके पी को मैं आपको दिखा देता हूं। ये थे इसके पी। पीपल भी होता है, फिजिकल एविडेंस भी होता है, प्रोसेस भी होता है, प्रोडक्ट भी होता है, प्राइस भी होता है, प्रमोशन भी होता है, प्लेस भी होता है, लेकिन पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल नहीं होता है। तो यहां पर आपका आंसर क्या आने वाला है? ये हो जाएगा आपका पॉलिटिक्स। मतलब आपका डी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा आंसर करेक्ट होगा यहाँ? डी आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चेक के प्रकार प्रकार होते हैं। तो देखिए चेक के प्रकार होते हैं, चेक के पक्षकार होते हैं। क्या पूछा है? चेक के पक्षकार। हु आर द पार्टीज टू अ चेक। एक चेक की कितनी पार्टीज हो सकती हैं? ड्रावर हो सकता है, पेई हो सकता है, एक्सेप्टर हो सकता है या होल्डर हो सकता है। तो इसमें बताना है कौन कौन से हो सकते हैं चेक के प्रकारों में। तो देखिए चेक के प्रकारों को देख लीजिए। एक तो ड्रावर होगा, जो चेक को लिखने वाला होता है उसको ड्रावर कहते हैं। और एक होता है यह बैंक या ग्राहक होता है, बैंक का ग्राहक होता है। इसका बैंक में खाता होता है जो अपना चेक लिख रहा है, और यह चेक पर हस्ताक्षर भी करता है, सिग्नेचर भी करता है। दूसरा कौन होता है? ड्रावे। ये क्या होता है? ड्रावे निर्देशित बैंक पर चेक लिखा जाता है, ये वह होता है जो इसका भुगतान करेगा। तो ड्रावे कौन होगा? बैंक जिस पर ये चेक लिखा जा रहा है। एक होता है पेई, वह व्यक्ति होता है जिसके पक्ष में चेक लिखा जाता है। ठीक है, और एक होता है कारक होल्डर, वह होता है जिसके पास पास बैंक होता है।
ठीक है, आ, जिसके पास जिसके पास चेक होता है, उसको कहते हैं क्या? उसको बोलते हैं होल्डर। अब देखिए, ए ने बी के लिए चेक लिखा, ए के पैसे थे बी पर, ए ने इस पर चेक लिखा, ये तो होगा ड्रावर। ठीक है, कौन से बैंक में अकाउंट था? इसका था बैंक ऑफ बड़ौदा में, बीओबी। एक ये होगा बैंक, ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा ड्रावी। ठीक है, ये हो जाएगा ड्रावी। और पेई कौन हो जाएगा? पेई वह व्यक्ति होता है जिसके पक्ष में बी कौन हो जाएगा? पेई हो जाएगा, इसको पैसा मिलेगा। और अगर बी खुद इस चेक को ना रख के किसी को दे देता है, चेक को इसको दे देता है वो डी को, कहता तुम जाके पैसा ले आना, इस क्योंकि डी का भी पैसा किसके ऊपर था? बी के। तो एक ये हो जाएगा, इसका होल्डर हो जाएगा चेक का। तो कितनी पार्टी होगी? एक दो तीन चार, चार पार्टियां हो गई। तो ए बी सी डी मतलब डी आंसर आपका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। अभी पिछले सेट में क्या हुआ था? पिछले सेट में कुछ एक्सप्लेनेशन थी, उसके आगे मेरा ही फोटो आ रहा था, इसलिए मैं अपना फोटो यहाँ से हटा लेता हूं ताकि आपको एक्सप्लेनेशन भी पूरी दिख जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीमिंग मूल्य निर्धारण निम्नलिखित में से उपयोगी होता है? विलासिता की वस्तुओं के लिए, उपभोग की वस्तुओं के लिए, आवश्यकता की वस्तुओं के लिए या औद्योगिक वस्तुओं के लिए? इंग्लिश, स्कीमिंग प्राइसिंग इज यूजफुल फॉर लग्जरी गुड्स, कंजप्शन गुड्स, नेसेसिटीज या इंडस्ट्रियल गुड्स? करेक्ट आंसर होगा, देखिए ये जो होता है आपका इससे स्कीमिंग, इसको बोलते हैं मलाई उतार नीति। हिंदी में अगर इसको कहें तो मलाई उतार नीति, मलाई उतार नीति होती है अगर इसको हम हिंदी में देखें तो। ठीक है, तो इसका आंसर आपने दे दिया होगा, तो इसका आंसर होगा आपका ए। मलाई उतार नीति की बात कर लें, ये कहाँ पर काम करती है? मलाई उतार नीति मूल्य नीति विलासिता की वस्तुओं के लिए उपयोगी तथा लाभदायक होती है। किसकी लाभदायक होती है? किसके लिए उपयोगी है? जो विलासिता की वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं की कीमत सामान्य वस्तुओं की तुलना में अधिक रखी जाती है। इसे ही मलाई उतार नीति कहते हैं। इस युक्ति का प्रयोग उन क्षेत्रों में अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है जहां लोग आसानी से भुगतान करने के लिए तैयार तथा वस्तुओं का विकल्प भी नहीं होता। पहली बात तो उन वस्तुओं का विकल्प भी नहीं है कि चलो इसको छोड़कर दूसरी ले लो। और दूसरा, वे वस्तुएं जो हैं वो लग्जरी गुड्स हैं, मतलब विलासिता की वो वस्तुएं हैं। और उनके लिए क्या है, प्राइस जो है बहुत ज्यादा रखा जाता है। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सके। वजह क्या होती है कि उसको पब्लिक खरीदेगी? क्योंकि उसका कोई ऑप्शन नहीं होता है कि चलो हम ये नहीं खरीद रहे तो इसकी जगह दूसरा खरीद लेते हैं। ऐसा ऑप्शन कोई भी नहीं होता है। तो आंसर आपका ए है। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following statements are correct about the scalar chain principle by given by फ्योल? फ्योल ने जो क्या दिया है? फ्योल ने दिया है स्केलर चैन। अब आपको याद आ गया होगा स्केलर चैन क्या है। Is communication going up or down must follow through each position in the line authority. Second, chain of a communication cannot be broken under any circumstances. तो देखिए फ्यूल दे दिए गए द्वारा स्केलर चेन जो है उसके सिद्धांत के बारे में क्या कहा है कि प्रत्येक संचार ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए लाइन प्राधिकरण में प्रत्येक स्थिति से होकर गुजरना चाहिए। एक तो इन्होंने ये कहा, दूसरा कहा कि संचार जो श्रृंखला है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ी जानी चाहिए। तो क्या ऐसा है कि देखिए ये क्या है श्रृंखला? इस तरह की श्रृंखला होती है अगर आपको याद हो। और आपको पता होगा अगर यहाँ पर ए है, यहाँ बी है और ए के सामने बैठा हुआ है, यदि ए के सामने यहाँ बैठा हुआ है एफ, ठीक है, और यहाँ पर ए बी सी डी ई और एफ इस तरह से हैं। ए को कम्युनिकेशन करना है एफ से, तो इसको फॉलो करना पड़ेगा ये पाथ। पहले जाएगा ये किसको इंफॉर्मेशन देगा? बी को, बी देगा सी को, सी देगा डी को, डी देगा ई को, तब इंफॉर्मेशन पास होगी इसके पास, एफ के पास। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा, एक इन्होंने गैंग प्लंक दिया था। गैंग प्लंक दिया था उसमें क्या था? इमरजेंसी में सीधी बातें भी कर सकते हैं जिसको हम गैंग प्लंक
कहते हैं? तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रबंध सिद्धांत के जनक जो हेनरी फ्योल हैं, उन्होंने प्रतिपादित किए हैं। पहली बात, प्रबंध सिद्धांत किसने दिया है? हेनरी फ्योल ने दिया है। प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए हैं इन्होंने, ये भी आपको पता होगा। और इन्होंने जो दिया है स्केलर चेन प्रिंसिपल के अंतर्गत, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि रेखीय प्राधिकारी संप्रेषण श्रृंखला के अंतर्गत प्रत्येक स्थिति में सूचना संदेशों का संप्रेषण ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर एक निश्चित क्रम में होना चाहिए। एक निश्चित ही क्रम में ही आप या तो नीचे से ऊपर को कम्युनिकेशन करेंगे या ऊपर से नीचे को कम्युनिकेशन करेंगे। किंतु यदि सूचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण और उस पर शीघ्र निर्णय आवश्यक हो तो इस श्रृंखला का उल्लंघन किया जा सकता है। ये कह रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा सूचना कैसी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, या फिर बहुत जल्दी से शीघ्र निर्णय लेना है, डिसीजन शीघ्र लेना है, बहुत जल्दी से डिसीजन लेना है, तो आप ये जो श्रृंखला है स्केलर चैन, इसका उल्लंघन भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है आप इसी को फॉलो करो, आप सीधे भी बातें कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला तो देखो सही कह रहा है, लेकिन जो दूसरा है वो गलत है। वो कह रहा कि किसी भी कारण आप इसको हटाने, इस श्रृंखला को फॉलो जरूर करेंगे, तो ये श्रृंखला तोड़ी नहीं जाएगी। तो ये गलत कह रहा है, तोड़ी जा सकती है। इसका मतलब केवल पहला सही है। इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है कि बताइए कौन सा कथन सही है? तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर केवल ए, केवल फर्स्ट ही सही है। ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। चार्टर पार्टी का उपयोग। चार्टर पार्टी का उपयोग किया जाता है निर्यात व्यापार में, आयात व्यापार में, आंतरिक व्यापार में, या इनमें से कोई नहीं। चार्टर पार्टी इज यूज्ड इन एक्सपोर्ट ट्रेड, इन इंपोर्ट ट्रेड, इन एक्सटर्नल ट्रेड, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए, चार्टर पार्टी का उपयोग कब होता है? चार्टर पार्टी का उपयोग कब करते हैं? यदि आप निर्यात कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप निर्यात कर रहे हैं तब आप चार्टर पार्टी का प्रयोग करते हैं। चार्टर पार्टी का प्रयोग निर्यात व्यापार या विदेशी व्यापार के प्रलेखों के रूप में किया जाता है। जब माल बड़ी मात्रा में, जब माल कैसा होना चाहिए? बड़ी मात्रा में विदेश भेजा जाना होता है। माल कैसे भेजना? आपको बहुत ज्यादा भेजना है, बहुत बड़ी मात्रा में भेजना है, पर तब पूरे जहाज को किराए पर ले लेना, पूरे जहाज को किराए पर ले लेना अच्छा होता है और सस्ता भी होता है। इसके लिए जहाज कंपनी के साथ जो समझौता किया जाता है उसे चार्टर पार्टी कहते हैं। मतलब ये एक एग्रीमेंट है जो किसके साथ किया जाता है? ये जहाजी कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें जो गुड्स भेजना है वो बहुत ज्यादा मात्रा में भेजना है। इसलिए हम क्या करेंगे? पूरे ही शिप को पूरे ही शिप को किराए पर ले लेंगे, हायर कर लेंगे। ठीक है। पार्ट अब जो आपकी ये चार्टर पार्टी कहते हैं, इसमें क्या बातें दी रहती हैं? चार्टर पार्टी में एक तो नाम होगा, विवरण होगा, ठीक है, पार्टी का नाम होगा, कौन सी पार्टी है, जो माल भेजने वाली है और लेने वाली है, उनका नाम होगा, उनका विवरण होगा। जहाज किराए पर लेने की शर्त है कि जहाज आपने किन शर्तों पर किराए पर लिया है वो होगा। जहाज द्वारा भेजे जाने वाले माल का पूरा विवरण होगा कि जो माल आप भेज रहे हो उसकी किस्म क्या है, वो कैसा माल है, क्या माल है। भाड़े की रकम तथा भुगतान का तरीका भी होगा कि आप पेमेंट किस तरह से करेंगे और उसकी रकम कितनी होनी है भाड़े की, मतलब किराए की। उन बंदरगाहों का नाम भी होगा जिनसे होकर जहाज गुजरेगा या जहाज जाएगा। चार्टर पार्टी दो प्रकार की हो सकती है, समय चार्टर भी हो सकता है और आपका यात्रा चार्टर भी हो सकता है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। समय टाइम चार्टर भी हो सकता है जो समय के अनुसार किया जा रहा है, और वोगेज चार्टर भी हो सकता है, यात्रा चार्टर भी हो सकता है। तो आंसर आपका ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौतों को प्रतिस्थापित किया गया। The General Agreement of Tariff and Trade was replaced by, तो किससे रिप्लेस्ड किया गया? ये WTO से किया गया, MTO से किया गया, IBRD से किया गया, या IMF से किया गया। तो सही आंसर होगा आपका WTO। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? WTO होगा।
डब्ल्यूटीओ के बारे में देखिए। देखिए, जो आपका प्रशुल्क एवं व्यापार सामान्य समझौते को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में गैट बोलते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, गैट इसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड has been replaced by World Trade Organization. GATT was established, अब ये GATT जो established हुआ था ये हुआ था 1947 में, एंड WTO वो कब हुआ था, 1955 में। WTO कितना कब हुआ था आपका, 1947 में। और देखिए टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, पीजीटी के लिए नहीं, बट टीजीटी के लिए डेट भी याद करना जरूरी हो जाता है। तो 1947 में, और WTO established हुआ आपका 1995 में। WTO established by the agreement of 15 अप्रैल 1994, द और उरुग्वे राउंड, जो उरुग्वे राउंड था, उरुग्वे समझौता था, उसके उसके द्वारा कब हुआ था, उसमें 15 अप्रैल 1994 में हुआ था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन याद रखने हैं। WTO 1995 और आपका गेट 1947, गेट की जगह WTO, और उर्ग्वे राउंड में या उर्ग्वे समझौते में हुआ था ये स्टेब्लिश, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि यदि लाभ विक्रय मूल्य का 25% हो तो लागत पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, उसी को आप देखेंगे। देखिए यहाँ बात कर रहा है लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा है या खाली प्रॉफिट की बात कर रहा है, Profit भी दे सकता है। यहाँ प्रॉफिट ही कहा गया है, तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है 25% ऑन सेल, सेल का 25%। मैंने कहा है इसको सेक्शन में बना लिया करो, मतलब 25/100। जब आप इसको और छोटा करेंगे तो ऑन सेल, तो ये और छोटा होकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4। तो कैसे, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ये हो गया आपका ऑन सेल। अब हमें बनाना है इसको ऑन कोस्ट, तो ऑन कोस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे कम कर देते हैं, नीचे मतलब जो डिनोमिनेटर है हमारी फ्रैक्शन का, उसको एक कम कर देते हैं, 3 कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट। लेकिन आंसर किस में देना है, प्रतिशत में देना है, परसेंट में देना है, तो 1/3 इंटू 100 कर लेते हैं ऑन कॉस्ट। ठीक है, अब आप 100 को इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा आपका 33, 1/2%। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। ये जो है आपका 33.33 इसको कह सकते हैं हम, 33.33 भी कह सकते हैं इसको, और आपका 0.33 भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, 30.33। तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है, अगर आप लॉन्ग मेथड से करना चाहते हैं, वैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बता दिया है। नेक्स्ट है आपका, जब, देखिए मैं सॉल्यूशन इसलिए दे रहा हूं, कभी आप बाद में करें तो आपको देख सकते हैं। जब तक अन्यथा न कहा जाए, एक वरीयता शेयर को हमेशा निम्न में माना चाहिए चाहिए। देखिए कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है, कुछ नहीं कहा गया है, और बात हो रही है प्रीफरेंस शेयर की। तो प्रीफरेंस शेयर को आप कौन सा शेयर मानेंगे, कम्युलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, या नॉन कन्वर्टेबल, कम्युलेटिव, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टेबल मानेंगे, या नॉन कम्युलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन कन्वर्टेबल, या क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन कन्वर्टेबल, या नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टेबल। तो सही कौन सा मानेंगे आप, देखिए जो आपका प्रीफरेंस शेयर होता है वो क्या होता है, वो क्यूमुलेटिव होता है। पहली बात तो वो क्यूमुलेटिव होता है अगर कुछ नहीं कहा जाता, नॉन पार्टिसिपेटिंग होता है, और इरवोकेबल होता है। इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो क्या क्या मानना है आपको, देखिए क्यूमुलेटिव मानना है। क्यूमुलेटिव का मतलब है अगर आपको इस बार
प्रॉफिट इस साल नहीं मिला तो अगले साल आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, पीछे वाला भी और ये वाला भी। प्रॉफिट मतलब डिविडेंड। अगर डिविडेंड नहीं मिलता है क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ था इस साल, तो इस साल का प्रॉफिट आगे भी मिल जाएगा, ये होगा क्यूमुलेटिव। नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या है कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर को भी प्रॉफिट देने के बाद कुछ प्रॉफिट बच जाता है तो उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दूसरा नॉन कन्वर्टेबल, मतलब इनको ये जो प्रेफरेंस शेयर है इनको आगे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। यहाँ पर संचयी, गैर सहभागी और गैर गैर परिवर्तनीय है। ठीक है, ये प्रेफरेंस शेयर के को कहेंगे आप जब उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। किसी कंपनी के मामलों में बाय बैंक किसे बाय बैक संबंधित है प्रोस्पेक्टस से, शेयर से, डिबेंचर से, चेक से। मतलब इन केस ऑफ कंपनी बाय बैक इज रिलेटेड टू, तो ये जो बाय बैक नेम आया है, बाय बैक किससे संबंधित होता है? जस्ट जब प्रोस्पेक्टस इशू किए जाते हैं उससे, या शेयर इशू किए जाते हैं तो उससे, या शेयर रिडीम किए जाते हैं प्रेफरेंस शेयर उससे, डिबेंचर इशू किए जाते हैं रिडीम किए जाते हैं उससे, या चेक से। तो सही आंसर क्या होगा आपका? आंसर आपका आंसर होगा सी। आंसर आंसर बी, कंपनी की वापसी खरीद का संबंध अंश से है। कभी कभी कंपनी अपने अंशों को बाजार से खरीदती है, तो दो प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं। अपने ही अंश बाजार में खत्म करके खर्च कर देती है, और अंशों को खरीदकर हमेशा निवेश के उद्देश्य से अपने पास रख लेती है। इसके साथ कंपनी का उद्देश्य ये भी हो सकता है, अगर उसके पास एक्सिस एक्सिस कैश है तो उस कैश को भी वो यूटिलाइज कर सकती है। और ये किससे संबंधित होता है? ये अंशों से संबंधित होता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शेयर्स। ठीक है, शेयर्स डिवेंचर में कंफ्यूजन नहीं होना। हाँ, अगर शेयर के साथ सिक्योरिटी भी दे दे तो आप सिक्योरिटी को भी राइट करेंगे अगर शेयर के साथ दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। गैर लाभकारी संगठन का आय और व्यय खाता है। मतलब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे अस्पताल, स्कूल और आपका ऑर्फनेज, अनाथालय, क्लब, ये सब क्या होते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्योंकि इनकी स्थापना प्रॉफिट ना करने के लिए की जाती है। तो इनमें जो आय व्यय होती है इनकी इनकी कुछ इनकम भी होगी, और इनको एक्सपेंडिचर भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना नहीं सकते, तो फिर ये क्या बनाते हैं? ठीक है, और तो ये क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो पूछा यहाँ ये गया है कि बताइए, इसका अगर देखें तो टाइप कौन सा होगा? क्या रियल अकाउंट होगा, क्या नॉमिनल अकाउंट होगा, क्या पर्सनल अकाउंट होगा, या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा? आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका होगा नाम मात्र खाता। मतलब ये नॉमिनल अकाउंट्स होगा, क्योंकि ये किसकी जगह बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह बनाया जाता है। और यू नो वेरी वेल दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। जब प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल है तो फिर ये भी क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट्स होता है, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात होती है? यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर की ही बात होती है। और इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, ये कौन से अकाउंट्स में आते हैं? आपके नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। रियल अकाउंट में तो आपकी एसेट आती है, और पर्सनल में आपके पर्सन आते हैं। वो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी तो एक्सप्लेनेशन तो देख सकते हैं। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होगा? नाममात्र खाता होगा। आगे बढ़ते हैं। शेयर जारी करके प्राप्त शेयर प्रीमियम का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है। जो सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर पर जो प्रीमियम रिसीव्ड होता है उसको कहाँ पर यूज किया जा सकता है? और कंपनी एक्ट जो सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 52(2) क्या कहता है? वो बताता है कि आपको इसको कहाँ यूज करना है। तो क्या आप इसमें लाभ का भुगतान कर सकते हैं? क्या इसमें बोनस शेयर जारी कर सकते हैं? क्या प्रबंधक को पारिश्रमिक दे सकते हैं, या कोई अन्य उद्देश्य के लिए इसको यूज कर सकते हैं? यहाँ पूछा है उपयोग के लिए किया जा सकता है, तो इसके लिए आपको याद रखनी है सारी बातें। देखिए मैं आपको पांचों बताता हूँ। पहली बात, ये तो 1956 के अकॉर्डिंग तो दिया हुआ था 78 में, तो अब तो हमें ये याद नहीं करना, हमें देखना है 52(7), सॉरी यहाँ पर 52(1) है,
पर ये मैंने दो लिखा था ना, तो यहाँ दो ही सही है। सेक्शन 52(2). एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो होगा ये आपका टू होगा, ये टू होगा आपका। तो अब देखिए इसको, एक्सप्लेनेशन को आप, तो सेक्शन 52(2) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, a company may use share premium following purpose। क्या क्या पर्पज हो सकते हैं? इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर टू मेंबर्स। अगर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने हैं मेंबर को, तो यूटिलाइजेशन किया जा सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम का। राइट ऑफ करने हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, यदि प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर क्या करने हैं, राइट ऑफ करने हैं, उनको भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं। राइट ऑफ करने हो आपको एक्सपेंसेस, या कमीशन देना हो, या डिस्काउंट इनकर्ड हुआ हो इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर पर। आपने शेयर या डिवेंचर इशू किए, शेयर तो वैसे डिस्काउंट पर, स्वेट शेयर को छोड़कर डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जाते, लेकिन अगर आप डिस्काउंट पर शेयर इशू कर रहे हैं, डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो उस डिस्काउंट से जो लॉस हो रहा है उसको भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम से पूरा कर सकते हैं। कमीशन दे रहे हो आप अंडर राइटर्स को या प्रोमोटर्स को, उसको भी आप कहाँ से पूरा कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से पूरा कर सकते हैं। और अगर आप अपने खर्चों को राइट ऑफ कर रहे हो, तो उसमें भी यूज कर सकते हो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को। अगर आपको पे करना है, अगर आपको पे करना है प्रीमियम, वो भी कहाँ, रिडेप्शन ऑफ प्रिफरेंस शेयर, मतलब जो प्रिफरेंस शेयर है डिबेंचर, आपने अगर डिबेंचर खरीद इशू किए हैं, या आपने प्रिफरेंस शेयर इशू किए हैं और आपको उन्हें वापस करना है, तो उन पर वापस करने पर अगर आपने कहा था कि आप उनको सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू, उनको प्रीमियम पर इशू करोगे, किस पर इशू करोगे, प्रीमियम पर। कहने का मीन्स ये है कि जो आपका 100 रुपए का डिबेंचर था, आपने उसको इशू 100 रुपए में ही किया था, लेकिन आपने शर्त उसके साथ लगा दी थी कि जब हम इसको रिडीम करेंगे, वापस करेंगे, तो 105 में वापस करेंगे। तो ये 5 रुपए जो है ये क्या है, प्रीमियम है, और ये कंपनी के लिए क्या है, नुकसान है। इसकी पूर्ति कहाँ से की जा सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो इस सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज किया जा सकता है प्रीमियम पर, कौन से प्रीमियम पर, जो रिडेप्शन पर दिया जा रहा है। आपका सही आंसर करेक्ट हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर देखिए, लाभांश का भुगतान बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लाभांश का भुगतान, लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सकता है। इशू बोनस शेयर इशू कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। मैनेजमेंट को रिम्यूनरेशन दे सकते हो, नहीं दे सकते। या कहीं और किसी पर्पज में यूज कर सकते हो, नहीं, केवल बोनस शेयर ही सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अदत्त व्यय खाता होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल होता है, पर्सनल होता है, रियल होता है। देखो मैंने अभी बताया था, जो आपका नॉमिनल होता है, नॉमिनल में क्या आते हैं आपके, एक्सपेंसेस और इनकम की बात करते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम की बात होती है। और आपका जो पर्सनल है, पर्सनल में आपके क्या हो जाते हैं, तीन तरह के अकाउंट्स हो जाते हैं। एक आपका हो जाता है नेचुरल पर्सन, जैसे आप और मैं, मोहन सोहन राम, ये सब। और अगर यहाँ पर बात करें किसकी, यहाँ पर एक हो जाता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, जैसे किसी कंपनी का नाम, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ये सब क्या है, ये हमने इनका निर्माण किया है, तो ये क्या है, आर्टिफिशियल संस्थाएं हो सकती हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो सकता है। रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, ये क्या हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बाद में उसी में मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या आता है, इसमें आती है आपकी प्रीपेड एक्सपेंसिव, प्रीपेड एक्सपेंसिव आ जाता है, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव आ जाता है, एक्रूड इनकम आ जाती है, और अनएक्रूड इनकम आ जाती है। ठीक है, इस तरह के ये सभी क्या हो जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं। तो आपको आंसर पता चल गया होगा कि क्या इसका आंसर होने वाला है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जो आपने अभी पेड नहीं किया है, जैसे ये ईयर चल रहा है 2025 और इसी साल का खर्चा था, साल पूरी होगी और आपने इसको नहीं पेड किया, तो ये आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो कौन सा हो जाता है, ये टाइप हो जाता है आपका व्यक्तिगत खाता। कौन सा हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ना आयव्यय होगा, ना नामात्र होगा, ना वास्तविक। ये कौन सा हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट के ही टाइप होते हैं। ये इसके एक्सप्लेनेशन है, आप इसको भी देख सकते हैं। और इसकी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री इसकी ये बनती है, सैलरी या रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ये हमारी लाइबिलिटी है और ये हमारा खर्चा है,
इसलिए इसको डेबिट किया और इसको क्रेडिट किया। ठीक है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं और एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यापार छूट निम्नलिखित के लिए दी जाती है। नकद का शीघ्र भुगतान हो जाए इसलिए व्यापारिक छूट दी जाती है। थोक मात्रा में उत्पादन खरीदा जाए, मतलब ज्यादा मात्रा में उत्पादन खरीदा जाए इसलिए। ये 30 दिनों की समयावधि के भीतर नकद भुगतान हो जाए इसलिए दी जाती है। या व्यवसाय विस्तार के लिए विभिन्न बाजारों में इकाई खोलने के लिए दी जाती है। ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए दी जाती है। तो देखिए, ऐसा है कि अगर आपको 1000 का कोई सामान बताता है और आप उसको बार्गेनिंग करते हैं, आप उससे सौदेबाजी करते हैं और वो आपसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं 900 रुपए में आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर उसने जो 100 रुपए का आपको छूट दी है, ये कहलाती है आपकी व्यापारिक छूट, ट्रेड डिस्काउंट। और अक्सर ये तब दी जाती है, ये सोचकर दी जाती है ताकि माल ज्यादा से ज्यादा बिके, उन्हें छूट मिल जाए। जैसे कहते हैं कि भाई 10% छूट पर सामान मिल रहा है। ठीक है, और नगद छूट क्या हो जाएगी? आपने 900 रुपए का माल खरीदा उधार, और आपसे इस पेमेंट को जल्दी करने के लिए जो सेलर था उसने कहा कि अगर आप इसको 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे, कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 10% छूट और दे दो, 10% छूट दूंगा। तो पेमेंट कितना होना था? 900 रुपए। और अगर 8 दिन में पेमेंट हो गया तो कितना करना पड़ेगा? इसका 10% और कम। तो 10% और कम मतलब 810 रुपए ही देने पड़ेंगे। तो ये जो थी यहाँ पर, ये क्या थी आपकी? ये थी आपकी कैश डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट। एक और होता है इसके जैसी, वो होती है आपकी रिबेट। रिबेट क्या है? अगर ये गुड्स उधार ले लिया गया है, माना 900 रुपए का गुड्स उधार ले लिया, बी ने खरीद लिया है ए से। ठीक है, बाद में बी देखता है कि गुड्स जो था उस तरह का नहीं था जिस तरह का उसने सोचकर खरीदा था, या डिफेक्टिव आ गया गुड्स। ये कहता है ए को कि मैं आपका गुड्स वापस भेज रहा हूँ। ए क्या कहता है कि इसको वापस मत भेजो, इसको आप ही रख लो, मैं आपको थोड़ी और कम कर दूंगा, कम पैसे दे देना। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसने दी, ये है आपकी रिबेट। तो रिबेट का पर्पज अलग है, और यहाँ पर कैश डिस्काउंट का पर्पज क्या है? जल्दी से भुगतान कराना। और ट्रेड डिस्काउंट का क्या है? ट्रेड डिस्काउंट का पर्पज ये है कि माल ज्यादा से ज्यादा बिके, ग्राहक ज्यादा से ज्यादा बने, बम्पर सेल हो, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। और याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट का जो लेखा होता है, इसका कोई लेखा अकाउंट्स में नहीं होता है, केवल कैश डिस्काउंट और रिबेट का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? थोक मात्रा में उत्पाद खरीदना, परचेज प्रोडक्ट इन बुल्क क्वांटिटी। ज्यादा मात्रा में सामान खरीदने के लिए ये दी जाती है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। जॉर्ज आर टैरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हो सकते हैं। तो जॉर्ज आर टैरी के अनुसार नियोजन के कितने प्रकार हो सकते हैं? ये आपके हो सकते हैं, ज्यादा टैरी के 4 हो सकते हैं। ठीक है, 4 प्रकार हो सकते हैं नियोजन के। कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, एक होता है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेशन और कंट्रोलिंग। ये 4 टाइप दिए थे किसने? प्रबंधीय शास्त्री जो थे, जे आर टैरी मोंटिया ने। अब आपको याद क्यों रखना है? ये इसलिए याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ये भी बन सकता है। आपको ये 4 नाम में से 3 देगा और एक कुछ अलग नेम देगा, और आपसे कहेगा बताइए, जो जॉर्ज आर टैरी मोहतिया का इनमें से कौन सा प्रबंध का जो प्रबंध है वो नहीं है, उनके अनुसार प्रबंध का कौन सा फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन बताए हैं, केवल 4 फंक्शन बताए हैं इन्होंने: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेशन और कंट्रोलिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंध तथा प्रशासन में अंतर करना भ्रामक है, यह कथन किसका है? न्यूमेन का है, फियोल का है, या फ्रेंच का है, या किम्बल एंड किम्बल का? तो इसका सही आंसर होगा आपका फ्योल। किसने कहा था? फ्योल ने कहा था। क्या कहा था फ्योल ने? कि प्रबंध तथा प्रशासन में अंतर करना बड़ा ही भ्रामक होता है। कहीं प्रशासन को बड़ा मानते हैं और कहीं प्रबंध को बड़ा मानते हैं। और इसके बारे में उन्होंने क्या कहा था? और इसके बारे में उन्होंने कहा था कि जो इन्होंने कहा था कि प्रबंध तथा प्रशासन में अंतर करना भ्रामक है, और साथ में इन्होंने ये भी कहा था कि बुरा अनुशासन एक बुराई है जो प्राय बुरे नेतृत्व में आती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बैड डिसिप्लिन इज एवल
विच ऑफन कम्स अंडर द दैट लीडरशिप। ये भी आपको याद रखना है, दोनों बातें फ्यूल की याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? एक्सिम बैंक, एक्सचेंज बैंक, एचडीएफसी बैंक, नाबार्ड। तो सही आंसर क्या होगा? नाबार्ड। ठीक है, सही आंसर होगा आपका नाबार्ड। इसको देख लेते हैं डिटेल में। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड। नाबार्ड। नेशनल बैंक ऑफ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड प्रमोट्स एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दोनों को याद रखना है। रूरल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है ये, और एग्रीकल्चर को भी, दोनों को। रूरल ग्रामीण क्षेत्र को भी और साथ में एग्रीकल्चर को भी। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरमन कमेटी। ये भी आपको याद रखना है, शिवरमन कमेटी थी जिसकी सिफारिश पर इसको बनाया गया। शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। नाबार्ड इज द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन इन द रूरल क्रेडिट, जो रूरल क्रेडिट है उसके लिए ये सबसे ऊपर आता है। In the field of rural infrastructure development fund was established in 1996। ये कब किया गया था? ये फंड रूरल के लिए इन 95-96 में किया गया था। और उस समय जो कितना फंड किया गया था? 2000 करोड़, 2000 करोड़। इट वॉज ऑपरेटेड बाय नाबार्ड। और ये जो फंड था ये किसके द्वारा ऑपरेटेड हुआ? नाबार्ड के द्वारा ऑपरेटेड हुआ। आपको यहाँ क्या क्या याद रखना है? नाबार्ड क्या करता है? रूरल और कृषि के लिए फंड देता है। रूरल क्रेडिट के लिए यह सबसे टॉप मोस्ट पर आता है। और जब इसकी स्थापना हुई थी 1995 96 में हुई थी, शिवरमन कमेटी के अनुसार हुई थी। उनकी संतुति मतलब उनकी रिकमेंडेशन पर। और उस टाइम इसको जो दिया गया था रूरल के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं। और तो आंसर तो हो गया था नाबार्ड। आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्थापना निम्नलिखित को बढ़ावा देने के लिए की गई। इंटरनेशनल स्टेब्लिश्ड फॉर प्रमोशन, इंटरनेशनल स्टेब्लिश्ड फॉर प्रमोशन ऑफ। तो ये क्वेश्चन अब सही है। देखिए अब इसको पढ़िए, क्वेश्चन पहले अधूरा था। तो ये है आपका अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड फॉर प्रमोशन ऑफ। किसके लिए, किसको बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना की गई थी? जी हाँ साथियों, ये वही है जिसका जो मुख्यालय है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो ये वाशिंगटन डीसी में है। ये वही है, आपका याद कीजिए और इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर सही क्या होगा? निजी क्षेत्र निवेश के निजी क्षेत्र के निवेश, प्राइवेट सेक्टर में निवेश करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी तारीफ थोड़ी सी और कर लेते हैं। तो देखिए, जो आईएफसी है वो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 20 जुलाई 1956 को हुई थी। वो भी वर्ल्ड बैंक समूह के अंतर्गत हुई थी। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? गैर सरकारी मतलब प्राइवेट क्षेत्र में विकास हेतु निवेश करना, सलाह मतलब उन्हें सलाह देना, सुलह करना, कोई झगड़ा होता तो सुलह करना, संपत्ति प्रबंध करना। हाँ, इसका मुख्य ध्यान कम विकसित राष्ट्रों की तरफ ही रहा। जो राष्ट्र कम विकसित है इसका ध्यान उसी तरफ रहा। और इसका जो मुख्यालय है वो मैं बता चुका हूँ, वो कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। तो कितने क्वेश्चन तैयार हुए यहाँ पर? इसकी स्थापना जो आईएफसी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1956 में हुई, एक क्वेश्चन। और किसके अंतर्गत हुई? वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत हुई। किसके लिए काम करता है? प्राइवेट बैंक, प्राइवेट क्षेत्र के लिए काम करता है। और क्या काम करता है ये प्राइवेट जो क्षेत्र है उसके विकास के लिए, सुलह के लिए और संपत्ति प्रबंध के लिए काम करता है। इसका मुख्य जो ध्यान रहा वो विकसित राष्ट्रों की तरफ है। और दूसरा,
इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो काफी क्वेश्चन इससे हमारे बन गए हैं। आंसर हमारा बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 100 विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र के अंकों की वितरण का माध्य 20 है। बाद में पता चलता है कि 23 अंक को गलती से 25 पढ़ा गया। शुद्ध माध्य क्या होगा? कह रहे हैं द मीन ऑफ द एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज 20। लेटर इज फाउंड दैट 23 was read as 25 बाय मिस्टेक। आपने जो पढ़ना था 23 उसको गलती से पढ़ लिया 25। तो अब आपको क्या करना है? देखिए, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? आप अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, जितने भी यहाँ पर नंबर दिए हुए थे उनको टोटल करते हो सिग्मा एक्स, मतलब जितने भी टोटल मार्क्स थे, और डिवाइड कर देते हो एन से कि कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर देखो, आपका जो अर्थमेटिक मीन आया वो आया आपका 20 आया, और वो भी यहाँ पर टोटल क्या था हमें नहीं पता कि सबका टोटल कितना था सभी मार्क्स का, और कितने विद्यार्थी थे। यहाँ पर जो विद्यार्थी थे वो थे 100 विद्यार्थी थे। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा? तो टोटल आ जाएगा, इन दोनों की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिग्मा एक्स इजकल टू हो जाएगा आपका 2000। कहाँ से आया? 100 की और 20 की मल्टीप्लाई हो गई। अब आप देखिए, ये जो टोटल है ये टोटल आपने गलत किया। क्यों गलत किया? आपने 23 पढ़ लिया, 23 अंक को गलती से 25 पढ़ लिया। आपने 25 गलती से पढ़ लिया, सही क्या था? 23। तो जो इस टोटल में गलत है उसको हटा दो। गलत क्या है? 25। तो इसको हटा दो, कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 1975 बचा। ठीक है। और सही क्या ऐड करना था आपको? 23 ऐड करना था। तो 23 ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 8991, ये आ गया। अब आपसे पूछा है करेक्ट, आपको करेक्ट बताना है, सही मीन क्या होगा? मीन कैसे निकालते हैं? अर्थमेटिक मीन इजिकल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन बताना है आपको, नया करेक्ट क्या होगा? अर्थमेटिक मीन, तो सिग्मा एक्स मतलब टोटल सही क्या आया है? सही टोटल आया है 1998 अपॉन एन। कितने हैं? एन तो वही है, 100 छात्र पहले थे, 100 अब है। इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? एक दो के बाद डेसिमल लग जाएगी, मतलब 19.98 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सोल्यूशन आपके लिए, ये यहाँ पर दो अंकों 8 और 18 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? दो अंक हैं 8 और 18, इनका गुणोत्तर माध्य क्या होगा? तो गुणोत्तर माध्य के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, तो आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। कहने के लिए तो ये बहुत छोटा सा है, लेकिन काम का बहुत है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ज्योमेट्रिक मीन होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है अंडरवुड। अब आपके जो भी अंक दिए हैं अंडरवुड 8 इंटू 18, ठीक है। ये होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन। अब यहाँ पर दो अंक हैं, इसी से ही आप फॉर्मूला भी बना लीजिए। इसका क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन इजिकल टू होता है आपका अंडरवुड। देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? एन करना पड़ेगा, और एन x1 प्लस एक्स x1 इंटू x2 इंटू x3। तो अगर यहाँ 3 ले रहे हैं और डॉट डॉट एक्स एन, एन तक ले रहे हो आप, तो यहाँ पर आप एन लिखोगे। कहने का मीन्स ये है, अगर दो नंबर है तो यहाँ पर आप दोनों को लिखेंगे, और यहाँ पर केवल 2 इसकी पावर 2 होगी। और यदि आप 3 लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर क्यूब रूट लिखना पड़ेगा, मतलब 3 नंबर होंगे यहाँ, तो क्यूब रूट आप उसको लिखेंगे। ठीक है, ये होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन। इससे भी जरूरी बात जो इसके लिए है वो क्या है? यहाँ पर एक बात और है इसके, इससे जरूरी वो ये है कि इसके साथ साथ फॉर्मूला आता है आपका कि जो ज्योमेट्रिक मीन होता है इसका फॉर्मूला अंडररूट किसके बराबर होता है? अंडररूट अगर आपका अर्थमेटिक मीन आपको दिया गया है, अर्थमेटिक मीन इनटू इनटू हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए ये हो जाएंगे आपके, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 144। और 144 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है आपका 12 का। तो 12 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट देखिए,
माध्य विचलन बराबर होता है। तो माध्य विचलन किसके बराबर होता है? मीन डाइवेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है? एसडी का कितना होता है? तो ये तो केवल आपको बस याद करने का क्वेश्चन है कि आप इसको याद कर सकें सही से। ऑप्शन आपका बी होगा। जो आपका एस डी होता है, एस डी जो होता है मीन डाइवेशन इज इक्वल टू, तो किसके होगा? एस डी मतलब 4/5 एस डी होगा। 4/5 एस डी होगा कौन सा? मीन डाइवेशन। मीन डाइवेशन एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो ये याद रखना है, यहाँ तीनों का ही बताया जा रहा है कि एस डी, 4 SD, 5 MD और 6 QD, इन तीनों में ये संबंध होता है। आपको तीनों को ही याद रखना है। ठीक है। अब यदि एमडी की बात करेंगे तो 4 SD हो जाएगा, और यदि आपके एसडी की बात करेंगे तो 6/5 QD हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ भी आप इसको पूरा याद कर लें और आपको इजी हो जाएगा कि 4 SD, 4 5 6, 4 5 6, और यहाँ चलते चले जाएं। सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइवेशन, देन मीन डाइवेशन, और उसके बाद क्वार्टाइल डाइवेशन। ठीक है, तो इससे ही आपका संबंध बनता चला जाएगा। अगर आपको ये दोनों देखने हैं तो देखिए स्टैंडर्ड डाइवेशन बराबर क्या हो जाएगा? इसके सामने क्या है? 5 MD है, अपोन में क्या चला जाएगा? 4। तो एमडी बराबर क्या हो जा एसडी बराबर क्या हो जाएगा? 5/4 MD। और अगर इसको एसडी को क्वार्टाइल डाइवेशन से यूज करना है, देखिए क्या है? 4 SD इजिकल टू, ये लिखा हुआ है 6 क्वार्टाइल डाइवेशन QD। तो एसडी बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6/4 क्वार्टाइल डाइवेशन। तो ये सारे फॉर्मूले इससे ही बनते हुए चले जाएंगे। बस आपको याद रखना है 4 5 6 SD MD QD। SD MD QD ये बराबर होते हैं 4 SD, 5 MD और 6 QD, ये बराबर होते हैं। आंसर आपका करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यदि विचरण 625 है तो मानक विचरण कितना होगा? अब यहाँ पर वेरिएशन दिया हुआ है आपको 625, इन स्टैंडर्डाइजेशन आपसे पूछा गया है, तो स्टैंडर्डाइजेशन ही पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्डाइजेशन इज इक्वल टू अंडर वेरियांस। वेरियांस, अभी यहाँ पर वेरियांस कितना दिया हुआ है? 625 दिया हुआ है। इसका अंडर, देखिए ये न्यूमेरिकल है छोटे छोटे, लेकिन आपको इनके फॉर्मूले याद रखने हैं। बस ये फॉर्मूले बेसिस होते हैं। तो इसमें से एक 25 बाहर आ जाएगा और आंसर आपका 25 ही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरा विचलन वेरियांस आगे आपको जानकारी दी गई है। क्या बिक्री है 4 लाख, स्थिर लागत 1,80,000, परिवर्तन परिवर्तनीय लागत 2 लाख। बिक्री का ब्रेक इवन पॉइंट आपको बीईपी की गणना करनी है। मीन्स सेल्स गिवन 4 लाख, फिक्स कॉस्ट इज गिवन 1,80,000, एंड वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख। ब्रेक इवन पॉइंट, सो यू हैव टू फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ हम लगा सकते हैं। हमारे पास फिक्स कॉस्ट भी है, फिक्स कॉस्ट इनटू सेल भी है हमारे पास, सेल भी लिख सकते हैं, और अपॉन कंट्रीब्यूशन, ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब कंट्रीब्यूशन क्या होता है? तो कंट्रीब्यूशन, और या कंट्रीब्यूशन होता है फिक्स कॉस्ट, इसको फॉर्मूले को लिख देते हैं। ये होता है आपका कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे हमारे पास सेल्स भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी है, तो चलो इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी फिक्स कॉस्ट गिवन है। फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन है हमारी? फिक्स कॉस्ट इज 1,80,000, 1,80,000, और सेल्स, हमारी सेल्स कितनी दी हुई है? सेल्स दी हुई है हमारी 4 लाख
4 लाख अपॉन, यहाँ आपकी सेल्स है आपकी 4 लाख और माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है 2 लाख। 2 लाख तो कितना आ जाएगा ये 18 4 जा 72 और बाकी आपकी 1 2 3 4 और 5 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 आ जाएंगी और नीचे 2 लाख बचेगा आपका 2 लाख और 2 लाख से जब हम 50 से 50 कैंसिल हो जाएंगे तो 40 बचेंगी तो यह आ जाएगा आपका 72 और 40 इट मीन 7,20,000 आ जाएगा आंसर इसका करेक्ट ये है ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये आपके गलत दिए हुए हैं करेक्ट आंसर क्या होगा 7,20,000 होगा दोबारा देख लीजिए देखिए फिक्स कॉस्ट अगर बीपी रुपीज में निकालना है तो बिक्री दी हुई है रुपीज में दिए हुए हैं सब तो ये होती है फिक्स कॉस्ट इनटू सेल अपॉन कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन होता है आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इसके मैंने आपको टोटल फॉर्मूले बताए हैं टोटल फॉर्मूले मैंने आपको दिए हैं कहाँ जब मैंने मैनेजमेंट पढ़ाया है आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कराए हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पर आपका फिक्स कॉस्ट दोबारा देख लीजिए 1,80,000 है ठीक लिख दिया यहाँ और आपकी सेल्स कितनी है सेल आपकी 2 लाख बिक्री 4 लाख दी हुई है तो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी बात है यहाँ 09 ही होनी है और नीचे यहाँ 4 लाख और माइनस 2 लाख हो जाएगा तो ये आपका 2 लाख बचेगा तो डिवाइड करेंगे इसको 2 से अच्छा सॉरी 2 से भी डिवाइड करना है देखो अभी जो डिवाइड हुई है वो केवल यहाँ 5050 से कट हो गई है तो 40 बची और 2 से जो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 36 तो सही क्या होगा 36 और 40 इसका मतलब 3,60,000 रुपए यहाँ सही आंसर होगा जबकि यहाँ कोई आंसर ऐसा नहीं दिया हुआ है आंसर ये होगा आगे देखते हैं नेक्स्ट है आपका इफ द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इफ द selling price per unit is 10 variable cost per unit is 6 and total fixed cost 48,000 then point of intersection will be मतलब सम विच्छेद बिंदु क्या होगा ब्रेक इवन पॉइंट का ही ये दूसरा नाम पूछा है तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट अगर ब्रेक इवन पॉइंट आपको फाइंड करना है तो और यहाँ आपकी जो दी हुई है यहाँ पर कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट जो दी हुई है और आपका सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है वो आपका पर यूनिट दिया हुआ है तो इसका मतलब आपका फॉर्मूला आपके चेंज हो जाएगा फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको यहाँ यूज करना है अब ये कैसे निकालेंगे आप उसी तरह से फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन के लिए सेल्स सॉरी सेल्स पर यूनिट माइनस आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो कितना दिया हुआ है यहाँ कॉस्ट दिया हुआ है आपका 48 सॉरी फिक्स कॉस्ट दी हुई है 48,000 और ये दिया हुआ है आपका 10 और माइनस ये दी हुई है आपकी वेरिएबल कॉस्ट 6 तो कितना आ जाएगा 48,000 अपॉन 4 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 तो सही आंसर हो जाएगा आपका 12 और 30 तो 12 और 30 आपका आ जाएगा तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो 12,000 होगा ये आपका ऑप्शन सी लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक जीरो ज्यादा हो गई है इसको एक कम कर लेते हैं देखिए मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा आंसर मैच करे मैं देख रहा हूँ कि सही फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाए तो सही फॉर्मूला लगाने के बाद आपका क्या आ रहा है वो 12,000 आ रहा है यूपी के अक्सर एग्जाम आप देखोगे उसके जितने भी प्रीवियस पेपर में देखोगे या आए हुए हैं अक्सर उनकी लैंग्वेज तो गलत होती है कभी कभी ये मिस्टेक भी आ जाती हैं तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन से ही है और ये आया हुआ है आपका 17 नहीं नहीं यूपी में नहीं है ये एमपी का क्वेश्चन पेपर है एमपी में पूछा गया है और यहाँ पर 2016 यूपी 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है
तो ये गलत दिया हुआ है, सही इसका क्या होगा 12,000 ही होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट यहाँ पर कंट्रीब्यूशन लिखेंगे, लेकिन अगर पर यूनिट की बात आती है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है। इन्होंने आंसर किस तरह से दिया था, इन्होंने इंटू 100 दिया था, इंटू 10 मतलब इन्होंने सेलिंग प्राइस की भी मल्टीप्लाई कर दी, पीछे वाला ही फॉर्मूला इन्होंने ये वाला अप्लाई करके दिया था कि यहाँ पर बस इन्होंने पर यूनिट लगा दिया और यहाँ भी पर यूनिट लगा दिया, गलत है, ऐसा नहीं है। जो पर यूनिट वाला फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको दिया है, आप बुक्स में भी देख सकते हैं। इसी तरह से ग्रेजुएशन में भी इसी तरह से दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना जरूरी स्कोर बताएं कि आपका स्कोर कितना हुआ है। मिलते हैं नए मॉक टेस्ट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।